डन सर लाइव। ओके। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से प्रयास जेई हिंदी की क्लास में। तो भैया मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत सत श्री अकाल। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है सबके। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मैं सबको दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? प्लीज जल्दी से बताएं, प्लीज जल्दी से बताएं। यस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जनता, गुड आफ्टरनून। एक बच्चा कह रहा है गुड मॉर्निंग। भाई गुड आफ्टरनून यार। हाँ जी, धतूरा गैंग जिंदाबाद। तो भाई यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तो मतलब होम कमिंग हो गई है वापस इसमें, राइट। पिछले साल भी हमने प्रयास जेई हिंदी लिया था, इस बार फिर से हम प्रयास जेई हिंदी में आ गए हैं, उतने ही जोर शोर और जोश के साथ आ गए हैं आपकी कक्षा को बेहतरीन बनाने, राइट। परंतु परंतु हमारा स्केड्यूल अलग होगा थोड़ा सा। जैसे कि पिछले साल जब मैंने प्रयास जेई हिंदी लिया था, अगर कोई वही प्रयास जेई हिंदी का बच्चा फिर से यहां पे आया है, वैसे चांसेस कम है बट स्टिल अगर कोई बच्चा आया है तो उसे पता होगा पिछले साल मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई थी। इस साल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस साल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक सेकंड दीजिएगा मुझे। शुरू करते हैं बट एक सेकंड दीजिएगा मुझे। एसी। हाँ जी। तो भैया क्या हाल चाल है सबके। आर वी ऑल एक्साइटेड? क्या हम सब बिल्कुल जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आ गए हैं क्लास में? तो बच्चे कहेंगे मास्टर सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह से क्लासेस कर रहे हैं, एक तो सर आपने चौथी क्लास लगवा दी हमारी, ठीक है, हम थक के चूर हो चुके हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हम एक्साइटेड है कि नहीं। सर मारोगे क्या यार। हाँ जी, कैसे बातें करो, बट स्टिल यार तुम लोगों का मतलब एक्साइटमेंट देख के मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था बच्चे इतने खुश खुश होके वेलकम करेंगे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सुंदर बात है। शुरुआत करेंगे हमारी कक्षा की धतूरा गैंग के साथ आज के दिन से, राइट। तो बेटा जी सुनिएगा ध्यान से, हमारी क्लास किस तरह चलेगी, हम क्या करने वाले हैं, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, कैसे आपके नोट्स बनने वाले हैं, क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बहुत सही। उसके बाद मैं हाउस द जोश वाली लाइन मारूंगा। अगर किसी ने मेरे फिजिकल के लेक्चर्स देखे हो तो उसे याद होगा कि जाजू सर पढ़ाते हुए हाउस द जोश से क्लास शुरू करते हैं, तो उस पर हम आएंगे। पर पहली क्लास है तो थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। हाँ जी, बच्चे कह रहे सर आपने शादी कर ली? नहीं नहीं भाई अभी नहीं करी यार, करेंगे करेंगे, तुम्हारी शादी होगी उससे 1-2 साल पहले मैं कर लूंगा, चिंता मत करो, राइट। चलिए शुरू करें क्या कक्षा। आइए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या करने वाले हैं हम आज की क्लास में? पहले हम लोग बात करेंगे अकार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन, अकार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब ये पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे क्वांटम संख्या के बारे में, और क्वांटम संख्या की बात हो जाएगी तो कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करने की। बेसिकली आज के क्लास में मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आवर्त सारणी जो आपका चैप्टर है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आज रिवीजन करवाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे वो बातें करूंगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा अपना तड़का लगाएंगे, थोड़ी नई सी तरीके से उसको समझेंगे कि भैया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली क्लास है, आराम से सुनते रहो। मुझे पता है तुम लोग थके हुए हो, है ना, पहली क्लास है, मैं बहुत ज्यादा लोड नहीं देना चाहता। मजे से सुनो, पिक्चर की तरह, कहानी की तरह एंजॉय करेंगे क्लास। ठीक है जी, चलिए सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सुनिएगा मेरी ध्यान से बात। हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में? हम पहले आपको दिखाने वाले हैं एक आईना। हम आपको पहले दिखाने वाले हैं एक आईना। क्या आईना दिखाने वाले हैं? सुनना ध्यान से भैया। ये वो बच्चा है जो तुम में से कोई एक है जिसने प्रयास जेई हिंदी बैच ज्वाइन किया था शुरुआत में, ठीक है, ओके। प्रयास जेई हिंदी बैच ज्वाइन किया था और उसने ये वादा किया था खुद से, अपने मन से, अपने घर वालों से कि भैया मैं ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करूंगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ूंगा और सिलेक्शन निकाल के रहूंगा। ये वो बच्चा है।
आप सब लोग ऐसा ही एक स्टूडेंट थे जब आप लोगों ने ये बैच लिया था, इस प्रॉमिस के साथ, अपने मन से, अपने आप से और अपने घर वालों से कि भैया सिलेक्शन निकाल के रहेंगे, राइट। पर इतना समय हो गया है प्रयास जेई हिंदी को चलते चलते, और मैं भी अपडेट्स देखता रहता हूं सारी चीजें, तो हो क्या रहा है, समय के साथ वही बच्चा क्लास तो अटेंड करता ही है, समय के साथ वही बच्चा क्लास तो अटेंड करता ही है, पर उसके साथ साथ ये इतनी सारी जो व्यवस्थाएं उसके लिए बनाई गई है दुनिया में, इतने सारे जो डिस्ट्रैक्शंस बनाए गए हैं दुनिया में, है ना, ये उसको क्या करने लग जाते हैं, खराब। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर आप थोड़े मोटे लग रहे हैं। हाँ बेटा, बस तू देख ले, तुम्हारे बैच का इंतजार था, पिछले साल भी इसी बैच में बच्चों ने कहा था आप हैंडसम लग रहे हो, क्या लग रहे हो। अब इसी बार वो लाइन वापस मिलवाने के लिए हमने जिम का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अब अपन भी बॉडी शॉडी बनाएगा, यहां पे जितना भी मोटापा एक्स्ट्रा बनाया उसको यहां लेके आएगा और उसके बाद आपसे बात करेगा, सही है। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला, वो बच्चा जिसने बहुत बढ़िया तरीके से बैच को ज्वाइन किया था, आज की डेट में अगर मैं उस बैच के बच्चे की सच्चाई आपको दिखाऊं तो वो ऐसी है, क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, है ना, कक्षा में आ रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ बैकलॉग। और वो बैकलॉग क्यों है, वो बैकलॉग इन्हीं सब व्यवस्थाओं की वजह से है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, चैटिंग, क्लास में बकैती, है ना, यहाँ क्लास की लाइव चैट में बकैती, इसके बाद टेलीग्राम पे भी बकैती, हर जगह पे इतनी सारी बातें, इतना सारा टाइम पास, तो भैया पढ़ाई कैसे होगी। एक मैसेज तुम करोगे, एक मैसेज सामने से आएगा, एक मैसेज तुम करोगे, एक मैसेज सामने से आएगा, ऐसी 4 जगहों पे तुम लोगों ने अपना पूरी की पूरी एनर्जी लगा रखी है, जबकि एनर्जी लगनी सिर्फ पढ़ाई में चाहिए थी, पर भैया एनर्जी इन सारी चीजों से लग रही है। इससे क्या हो रहा है, और यहां पे एक और चीज देख रहे हो, ये दिल दोस्ती डांस, यहां भी थोड़ा थोड़ा मन लग रहा है ना। तो घर वाले चाहते थे कि सिलेक्शन होगा लौंडे का और हम बड़े खुश होके कहेंगे ओए होए ओए होए, पर भैया लड़के ने तो यहां पे ऑलरेडी मोए मोए करवा दिया हमारा, राइट। तो तुम लोग ये जो मोए मोए वाले हालातों में आ गए हो ना, तो ऐसा है भैया, अगर नहीं आए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ गए हो तो इससे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, ठीक है। अगर इस तरीके के हालात में नहीं आए हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऐसी हालात पैदा हो चुके हैं तो कृपया इस सब से बाहर आ जाएं। क्लियर है, ठीक है, ओके भाई। एक्सपीरियंस वाला तो देखो सीन ऐसा है कि 8 साल से पढ़ा रहे हैं और 8 साल तुम्हारे जैसे स्टूडेंट से पाला पड़ता है। पहले ऑफलाइन में थे तो सामने दिख जाते थे, और वो भी 11th 12th ड्रॉपर, जेई के बच्चे, नीट के बच्चे, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा के ये एक्सपीरियंस तो कमा ही लेता है आदमी की भैया कहां कहां से बच्चा खराब होता है, राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जब हालात कर रहे हो, अभी तुम्हें मजा आ रहा होगा, अभी तुम्हें लग रहा होगा जीवन का सबसे ज्यादा सुखमय मोमेंट ही यही है, पर मैं तुम्हें अब थोड़ी सच्चाई दिखा देता हूं। यहां तक तो सुन के बहुत मजा आ रहा था, परंतु इस सब के बाद होने क्या वाला है, जब इस मोमेंट को देख के हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना, तो अब इससे होने क्या वाला है वो भी तो देखें। और अगर वो देखने का समय आ गया है तो भाई इस सब के बाद में ये हालात होने वाले हैं। और अगर ये होने वाला है तो अभी तक तो सब में मजा भी आ रहा था, अभी तक तो मजाक सुन के, मोए मोए सुन के, ओए ओए सुन के अच्छा लग रहा था, परंतु जब ये होगा ना भाई, कछु अच्छा नहीं लगेगा। जब ये हो जाएगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये स्थिति आई डोंट वांट हमारी लाइफ में आए, राइट, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये स्थिति आप लोगों की लाइफ में आए। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए एक प्रॉपर सिलेक्शन प्लान। और सिलेक्शन प्लान में मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता यार, मैं कभी कुछ नहीं समझाता। मुझे पता है कि बाकी सब लोगों को इतना ज्ञान है जो यहां पे आ गए हैं तैयारी करने की हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। तुम इतने बच्चे नहीं हो कि तुम्हें एक एक बात समझाई जाए कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर तुमने बैच लिया ही है तो तुम्हें इतनी तो अकल है कि भाई हम यहां पे क्या करने आए हैं, सही है बॉस। तो भाई अब सिंपल सी बात यही है, सिंपल सी बात यही है, आज की कक्षा में हमको आपसे क्या कहना है, हम ये कहेंगे कि हमारा सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है आपसे, और वो रिक्वायरमेंट ये है, अभी मैं सब्जेक्ट पे नहीं आया हूं, अभी मैं सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना।
मेरी आपसे केवल ये रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे सब्जेक्ट के लिए, और मैं चाहता हूं ये चीज आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करें। रोज का काम रोज, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा उसको हैंड टू हैंड घर जाते ही रिवाइज कर लेंगे। सही है? जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको हैंड टू हैंड घर जाते ही रिवाइज कर लेंगे। अगर उसकी कोई डीपीपी मिली है, डीपीपी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मॉड्यूल से होमवर्क मिला है तो वो कर लेंगे। क्लास में जो सवाल करवाए गए हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे एंड डन। सही है जी? पक्का? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये करने के लिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो पोर्शन हमें करवाने की जिम्मेदारी दी गई है आपको, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो पोर्शन मुझे बताया गया है कि आप लोगों को पढ़ाना है मुझे, वो पोर्शन है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। भाई पूरे गले फाड़ के बोल रहा हूं रिया जी, अगर इसके बाद भी आपको आवाज स्लो आ रही है, इसका मतलब ये पक्का है कि आपके फोन में वॉल्यूम कम करी हुई है आपने। कृपया वॉल्यूम को बढ़ा ले, क्योंकि मैं इतना जोर से पढ़ा रहा हूं कि पड़ोसी वाली मैडम आके कह के गई है कि सर थोड़ा धीरे बोल लो प्लीज, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और अभी इधर वाले सर आ जाएंगे और लड़ने के लिए हैं, तो फिर सही नहीं रहेगा। तो इससे ज्यादा तो गले की हमारे बैंडविड्थ ही नहीं है कि हम चिल्ला पाए। हम पूरी बिल्कुल जोरी के साथ चिल्ला रहे हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा बेटा प्लीज मेरे बच्चे, प्लीज फोन की वॉल्यूम बढ़ा लेना यार। सही है? बढ़िया है? क्लियर है? ठीक है? बढ़िया। आइए, तो हमने बोला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा ही बदनाम पार्ट है केमिस्ट्री का। बदनाम इसलिए है कि जनता को यह लगता है कि भाई ऐसा है, इसको करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों को लगता है कि इसको रटना पड़ेगा। बच्चों को लगेगा कि इसको रटना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यह बात की हमारी गारंटी है। हां, छोटी छोटी चीजें 2-3 जगह हो सकती है जो मैं बोलूं कि यार इसको तो याद ही करो। ठीक है? थोड़ी बहुत जगह ऐसी हो सकती है जो मैं कह सकता हूं इसको याद करो, बाकी हर जगह पे प्रॉपर लॉजिक मैं आपको दूंगा, यह मेरी गारंटी है। हर जगह पे प्रॉपर लॉजिक मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि यार मतलब यही सुना था इस सब्जेक्ट के बारे में और यही हो गया, सर के साथ भी कोई फायदा नहीं निकला। तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ये अपनी तरफ से वादा है। अपन अपना 200% लगाने वाले हैं। आपको इसको पढ़ना कैसे है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले लेक्चर को अच्छे से सुनो, जो तुम सुनोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बट हर साल मुझे भी बोलना पड़ता है, तुम्हें भी सुनना पड़ता है। तुम मेरी बात मानोगे नहीं मुझे पता है, बट जो बात मान जाएगा वो पक्का कुछ बन जाएगा। लेक्चर को ध्यान से सुनो। जब क्लास में आ गए हो अपनी साइड से चैट को ऑफ कर दो। आपका कोई डाउट है तो उसको पूछो, बाकी छोड़ो। जो भी बात मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करो। आधे बच्चे क्लास में सिर्फ ये लिखने में लगे रहते हैं, रिपीट रिपीट, नहीं समझ आया, समझ नहीं आ रहा, रिपीट, नहीं समझ आ रहा। उससे कुछ होगा नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। देखो, मैं एक बार एक टॉपिक समझाऊंगा, मैं दूसरी बार और समझा दूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा जोर मारो तीसरी बार और समझा दूंगा, पर उससे ज्यादा बार तो मैं भी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कोर्स ही नहीं हो पाएगा फिर। क्योंकि ऐसे तो हर बच्चा लिखता जाएगा और हर बच्चे की वजह से रिपीट कैसे होता जाएगा, है ना? तो इस वजह से लेक्चर को ध्यान से सुनो, स्पैमिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे कछु नहीं होने वाला। ये बात हम आपको पहले दिन बता रहे हैं। ब्लॉक और हो जाओगे 2-3 मेरी वजह से फालतू। ठीक है? चलो, लेक्चर को ध्यान से सुना। लेक्चर के बाद में जब आप नोट्स रिवाइज करते हैं तो साथ में अपने रखें एनसीईआरटी, साथ में अपने रखें एनसीईआरटी। आज बता रहा हूं, आगे से नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो भी मैं नोट्स में लिखता हूं, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूं, जो भी मैं तरीके बताता हूं याद करने के, उन्हें तो एज इट इज पढ़ना ही है, छोड़ना ही नहीं है। पर कुछ बच्चों को वहम रहता है कि हमको डेफिनेशन नहीं पता चल रही, हमें और चीजें भी बताओ। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम आसान भाषा में आपको बताएंगे। बचा हुआ आपको जो भी चीजें, जो भी टॉपिक्स यहां पढ़ाए जाएं, वो टॉपिक्स डेली के डेली आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लें। सपोज करो मैंने आपको एक दिन क्लास में पढ़ाया परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या मैंने पढ़ाया, समझाया, क्वेश्चंस करवाए, सब। जब आप घर पे नोट्स रिवाइज करो ना, तो परमाणु त्रिज्या नोट्स वाला तो रिवाइज करो ही करो,
पर उसका एनसीईआरटी में जो पोर्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे भी अच्छे से गो थ्रू क्लियर कर लो। ठीक है, उसे भी अच्छे से गो थ्रू कर लो। ठीक है, ये भी और ये भी। और एक बात सुनो, क्लास के अंदर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम्पल ही क्वेश्चन होते हैं। क्लास में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और ये मेरी गारंटी है कि उसमें से काफी हद तक आपका पेपर बन जाएगा। हाई चांसेस कि वही क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने टेस्ट में कोई सवाल दिया या लेट्स से आपके जेई मेंस के पेपर में कोई सवाल आया और उस टाइम मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये तो क्लास में करवाया हुआ है और बच्चे कह रहे हैं कि ये तो हमसे हुआ नहीं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा भाई। तो नोट्स को सीरियसली लेना। ठीक है, क्लियर है। हम हर लेवल तक जाएंगे, 0 से लेके हाईएस्ट जेई एडवांस लेवल तक हम जाया करेंगे। पर हां, ये जब ही हो पाएगा जब आप साथ में साथ दोगे। ठीक है, अब बात आती है सर प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस भी सुन लो। प्रैक्टिस कैसे करनी है ध्यान से सुन लो। सबसे पहले नोट्स में जो भी क्वेश्चंस या एग्जांपल्स करवाए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से करिए, है ना। सबसे पहले नोट्स में जो भी क्वेश्चंस या जो भी एग्जांपल करवाए जा रहे हैं उसे ध्यान से करिए। उसके बाद आपको उस क्लास के बाद जो भी डीपीपी मिल रही है उसे ध्यान से करिए और उसके बाद आपको जो भी मॉड्यूल मिल रहा है उसका होमवर्क ध्यान से करिए। इसके अलावा ना कोई बुक लगाने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, ना कोई रेफरेंस बुक करनी है, ना कोई और हाईफाई बुक पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना। आपने पीडब्ल्यू में पैसे दिए हैं, जितना सामान पीडब्ल्यू से मिल रहा है उसको ईमानदारी से कर लीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद तुम्हें 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स रिवाइज हो जाएंगे 15 मिनट में, बचे हुए 45 मिनट में होगी प्रैक्टिस। दैट्स इट। 15 मिनट जोर मारो, 20 मिनट्स जोर मारो, 20 मिनट्स। अगर तुम रोज का काम रोज कर रहे हो तो, क्योंकि क्लास में सब कुछ समझ आया वही होगा, फटाफट उसको नजरों से निकालना है और होमवर्क करना है। 1 से सवा घंटा रिवीजन को अगर देते हो भाई, नंबर कट ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है। बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है ना, जिनके पास नहीं है मॉड्यूल वो ले लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, काम तो आएगा। सही है जी, पक्का। चलो ओके, टीम हमारी बड़ी पावरफुल है, ये सबको पता ही है। अगर टीम पावरफुल है तो नोट्स भी पावरफुल होंगे, नोट्स पावरफुल होंगे तो रिजल्ट भी पावरफुल होना चाहिए। वो तुम्हें देना है। हम अपनी तरफ से जो पावरफुल दे सकते हैं हम दे रहे हैं, पर आपकी तरफ से जो पावरफुल कंटेंट आना चाहिए उसकी हमें उम्मीद रहेगी। हमें चाहिए कि भैया इस बारी सिलेक्शन यहां से अच्छा निकलना चाहिए, जैसे पीडब्ल्यू से, प्रयास हिंदी बैच से पिछली बार भी अच्छा सिलेक्शन निकला है। राइट, चलिए ये सारी हो गई बातें जो भी हमने करी थी। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ कि हमें करना क्या है, हमें आज करना क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे ना आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन करना है। मुझे आप लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करना है। ये है मेरा पहला चैप्टर। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं चैट को अब ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, हमने बहुत सारी बातें कर ली, हमने बहुत सारी चीजें समझ ली। अब हम थोड़ी कंटेंट पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो मैंने चैट ऑफ करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला चैप्टर है ये आवर्त सारणी के बारे में बातचीत। क्या है आवर्त सारणी के बारे में बातचीत? कि एक पूरी टेबल दी हुई है और मुझे आप लोगों से इस टेबल के अंदर दुनिया भर की बातें डिस्कस करनी है। ठीक है, मेरे को बात करनी है हर तत्व के बारे में, मेरे को बात करनी है हर तत्व के गुणधर्म के बारे में, मेरे को बात करनी है अलग अलग गुणधर्मों के क्रम के बारे में। मुझे आपसे बात करनी है धात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, दुनिया भर की बातें जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, मैं सबके बारे में बातचीत करूंगा। हम यहां तक आए भी कैसे? क्या शुरुआत से तत्वों का वर्गीकरण ऐसे ही किया जाता था क्या? या अगर ऐसे नहीं किया जाता था तो क्या किया जाता था? मैं हर बात आपसे करूंगा, परंतु आज नहीं करूंगा।
आज मैं सबसे पहले आपसे जो बात करना चाहता हूं, समय बचा तो वहां तक आएंगे, पर सबसे पहले मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं कि ये जो तत्व है, इनका ये जो परमाणु क्रमांक यहां लिखा हुआ है, ये जो परमाणु क्रमांक यहां लिखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? मेरी आज की पहली क्लास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित है, क्योंकि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आ पाता है। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था फिजिकल में बहुत एनर्जी से पढ़ाया था, बट जब इनऑर्गेनिक वाले सर पढ़ाने आए तो उन्होंने मुझे यही बोला कि सर बच्चे तो भूल गए। एंड आई एम श्योर इस बार भी यही हुआ होगा। पुनीत सर ने बहुत एनर्जी से पढ़ाया होगा, बट यहां पे हमारे कुछ धतूरा खा के ऐसे बैठे रहते हैं बच्चे कि वो कहेंगे सर भूलना तो हमारा सार्वजनिक अधिकार है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो हम करके रहेंगे। बट कोई बात नहीं भाई, अब तुम मेरे क्यूटी पटूटीज लाला लाली हो, तो मैं पहली क्लास से तुम्हें गलियाता हुआ तो अच्छा नहीं लगूंगा, डांट तो नहीं सकता ज्यादा, तो मैं प्यार से तुमको बिल्कुल दुलार के एकदम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाता हूं। कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमें आपसे चर्चा करनी है एक टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। मुझे आपसे चर्चा करनी है एक टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है बेटा क्वांटम नंबर्स। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? तो बेटा आप लोगों को एक बार मैं क्विक रिकैप दूं। परमाणु की संरचना जब जानने का समय आया था, परमाणु की संरचना जब जानने का समय आया था, तो परमाणु की संरचना कैसी होनी चाहिए, इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे सबसे पहले जे थॉमसन ने कुछ बताया था, जे थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड ने कुछ बताया था, रदरफोर्ड के बाद में बोहर ने कुछ बताया था। हर कोई आ रहा था, अपनी अपनी जानकारी परमाणु के बारे में दे रहा था, और कुछ ना कुछ कमी की वजह से रिजेक्ट होता जा रहा था। बोहर भी जब रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद में डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग आए। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन में भी तरंगीय प्रकृति होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन में भी तरंगीय प्रकृति होती है तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित है उसका एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे है उस चीज का पता लगाने के लिए हम क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इस बात को समझेंगे। तो हम बोलते हैं कि क्वांटम नंबर, जो श्रोडिंगर का समीकरण आया था, उससे यह पता चला कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां रहता है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले सबसे बाहर किसी कोश में होगा, कोश के अंदर उपकोश में होगा, उपकोश के अंदर कक्षक में होगा। जैसे भाई तुम अगर मेरे बारे में जानो, तुम ये कहोगे केशव जाजू सर का एड्रेस कहां है, तो तुम क्या कहोगे? तो तुम बोलोगे सर रहते कहां है, पहले सर का ये पता करो कौन सा शहर है, जिस शहर में रहते हैं उसमें पता करो कौन से एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं वहां पे पता करो कि सर का हाउस नंबर क्या है या सर का फ्लैट नंबर क्या है ना। इस तरीके से तुम मेरा एग्जैक्ट एड्रेस पता कर पाओगे। ठीक उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां है इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है, मुझे अगर पता करना है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां है तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक परमाणु है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहां है उसका पता लगाने के लिए मैं बोलूंगा सबसे पहले बताओ वो कौन से कोश में है ना। कोश के अंदर होता है एक उपकोश, उपकोश के अंदर होता है कक्षक, और बेटा जी कक्षक के अंदर जाके पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। कक्षक के अंदर जाके पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। समझो बात को, कोश का मतलब होता है शेल। ठीक है, कौन सी शेल में है? शेल के अंदर पाए जाते हैं सबशेल, सबशेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। अब सर ये तो आपने हमें कहानी बता दी इलेक्ट्रॉन की, पर हमें यह नहीं समझ आ रहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि शेल कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा कि सबशेल कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा ऑर्बिटल कौन सा है। हां जी,
कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे? तो बेटा जी, शेल के लिए जो क्वांटम संख्या यूज होती है उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, शेल के लिए जो क्वांटम संख्या यूज होती है उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, एन से, राइट। शेल के लिए जो क्वांटम संख्या यूज होती है उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, राइट। ठीक है, पक्का जी? ओके, आगे बात करिए। उपकोष की बात करेंगे तो इसका पता चलता है दिगंशी क्वांटम संख्या से। इसका पता चलता है दिगंशी क्वांटम संख्या से। इसके बाद कक्षक का पता चलता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। इसको लिखते हैं ml से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, मैं आपको याद दिलाता हूं इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, फिर मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला n का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है? 0 है ना, 0 तो हो नहीं सकता, कोश संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। मतलब कोश संख्या 1, कोश संख्या 2, कोश संख्या 3, कोश संख्या 4, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू आ गई तो l की वैल्यू पे चलते हैं। l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से n-1 तक। l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से n-1 तक। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में है तो उसमें अधिकतम कौन सा उपकोष हो सकता है? दूसरा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पांचवें कोश में है तो उसमें अधिकतम उपकोष कौन सा हो सकता है? चौथा। कभी भी कोश संख्या और उपकोष संख्या समान नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब अगर L का मान 0 है तो ये हो जाएगा S उपकोष। अगर L का मान 1 है तो ये हो जाएगा P उपकोष। अगर L का मान 2 है तो ये हो जाएगा D उपकोष। और अगर L का मान 3 है तो ये हो जाएगा F उपकोष। ठीक है, अगर L का मान 0 है तो S उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। अगर L का मान 1 है तो P उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। अगर L का मान 2 है तो D उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। और अगर L का मान 3 है तो F उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। आई होप आपको यह भी याद होगा। अगर यह भी याद है तो फिर आते हैं ml के मान की तरफ। ml का मान जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? इसका मान होता है -L से +L के बीच में, -L से +L के बीच में 0 इंक्लूड करके, -L से +L के बीच में 0 इंक्लूड करके। अगर 0 इंक्लूड करके देखना है तो आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोलेंगे? -L से +L के बीच में है, 0 को इंक्लूड करके। तो हमने बोला अगर L का मान 0 है तो ml का मान भी 0 होगा, क्योंकि -0 और +0 का कोई भी मतलब नहीं होता बेटा। अगर L का मान 1 है, अगर L का मान 1 है तो ml का मान क्या क्या हो सकता है? -1 0 +1। अगर L का मान 2 है तो ml का मान क्या क्या हो सकता है? -2 -1 0 +1 +2। अगर L का मान 3 होता है तो ml का मान होता है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बात को ध्यान से समझे, मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर L = 0 है, मतलब S उपकोष है, तो S उपकोष में केवल एक ही कक्षक है, S कक्षक। S उपकोष का केवल एक ही कक्षक है, ml = 0, यानी कि S कक्षक। ठीक है, अगर हमने बोला L = 1 है, अगर हमने बोला L = 1 है तो ये होता है P उपकोष। L = 1 क्या होता है? P उपकोष। अगर P उपकोष है तो ml की 3 वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब होता है ml के 3 P कक्षक हैं।
है ना, L इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 3 p कक्षक हैं। अगर L की वैल्यू 2 है, अगर L की वैल्यू 2 है तो Ml की कितनी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं आपको? 5 दिखाई दे रही हैं। तो हम बोलेंगे यहां पे है 5d कक्षक, है ना। अगर L की वैल्यू 2 है तो हम क्या बोलेंगे? 5d कक्षक संभव है। और अगर L की वैल्यू 3 है तो आप गिन सकते हैं टोटल आपके पास में 7f कक्षक संभव है। हमारे पास में 7f कक्षक संभव है। तो अगर L का मान 0 है, अगर S उपकोष है तो 1 कक्षक है, अगर P उपकोष है तो 3 कक्षक है, अगर D उपकोष है तो 5 कक्षक है, और अगर F उपकोष है तो 7 कक्षक है। बात समझ आती है अच्छे से? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। हाँ जी, यस, हाँ भाई, यस, बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे बात करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? जिसको छापना है वो छापे प्लीज, जिसको जो भी पढ़ना है, जिसको जो भी समझ में आया है वो छापे प्लीज। क्या लिख रहे हो भाई यार? हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। वीडियो कॉल आज नहीं करेंगे बेटा, वीडियो कॉल करेंगे अगली क्लास में। पहली क्लास है, थोड़ा माहौल समझ लो, है ना। पहली क्लास है, थोड़ा माहौल समझ लो, अगली क्लास में बात करेंगे अच्छे से। यस, जिसको जो भी लिखने का मन है उसको लिख लो। मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे शुरू करते हैं। यस, हमारा पर्पस पता है ना ये सब पढ़ने का क्या है? हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं कि कैसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात। चलो, यहां तक सब कुछ समझ में आया? यहां तक सब कुछ समझ में आया? अगर यहां तक मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा, फिर भी जिसका कुछ भी नहीं लिखा गया है पिंटू बेटा सब बताऊंगा, चिंता मत कर। जिसका कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ कम रह गया है, कोई बात नहीं, अब बाद में लिख लेना। समझो मेरी बात ध्यान से। अगर ये सब समझ लिया है तो बेटा जी हम आपको एक बात बताते हैं कि कक्षकों की ऊर्जा या कोशों की ऊर्जा या उपकोशों की ऊर्जा कैसे लिखी जाती है। तो हमारा टॉपिक है अगला, एनर्जी ऑफ सबशेल्स। एनर्जी ऑफ सबशेल्स कि उपकोशों की ऊर्जा कैसे लिखी जाती है। आप बात को ध्यान से समझें। ऊर्जा लिखने के लिए हमारे पास में होता है N+L रूल, ठीक है। ऊर्जा का क्रम लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है? N+L रूल। और N+L रूल को एक और नाम दिया जाता है बोहर-बरी रूल। पहले मैं आपको याद दिलाता हूं ये क्या होता है, फिर हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। N+L रूल ये कहता है कि जब भी क्वांटम संख्याओं को N+L के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो हम बोलते हैं जैसे 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 N+L का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे N+L का मान बढ़ेगा, उपकोश की ऊर्जा भी बढ़ेगी, उपकोश की ऊर्जा भी बढ़ेगी। जैसे जैसे N+L का मान बढ़ेगा उपकोशों की ऊर्जा भी बढ़ेगी। और जहां जहां N+L सेम होगा, जहां N+L सेम होगा वहां N को प्रायोरिटी देंगे, वहां N को प्रायोरिटी देंगे। जहां N+L सेम होगा वहां N को प्रायोरिटी देंगे, सही है।
जैसे जैसे n प्लस एल का मान बढ़ेगा उपकोष की ऊर्जा भी बढ़ेगी। जहां n प्लस एल सेम हो गया वहां n को प्रायोरिटी देंगे, जिसका n ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। ठीक है ना, लिख भी देते हैं, जिसका n ज्यादा उस केस में, जहां n ज्यादा वहां ऊर्जा भी ज्यादा। ये थोड़ा छोटा छोटा सा घुसमुस सा हो गया, बट कोई नहीं, पढ़ा हुआ पॉइंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने उसको सिर्फ रिवाइज करवाया है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम क्या करने वाले, तो मैंने बेटा यहां लिखा n का मान, और n के नीचे मैंने लिखा l का मान, और यहां मैंने लिखा n प्लस l का मान। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर n का मान 1 हो, अगर n का मान 1 हो तो बेटा l का मान क्या हो सकता है, याद करो l का मान होता था 0 से n माइनस 1 तक। 1 माइनस 1 0 ही होता है, यानी कि अगर l का मान 1 है तो l का मान 0 होगा। अगर n का मान 1 है तो l का मान 0 होगा। इसी तरह 1 प्लस 0 का मान हो जाएगा 1। और आपको यह पता है 0 का मतलब s उपकोष होता है, तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं 1s की, है ना जी, मैं यहां पे बात किसकी कर रहा हूं, 1s की। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने n का मान 2 रखा तो l का मान क्या क्या हो सकता है दोस्त, अगर n का मान 2 रखा तो l का मान क्या क्या हो सकता है, 0 से n माइनस 1 तक, मतलब 0 हो गया, और 2 माइनस 1 का मतलब 1 हो गया। यानी कि अगर n का मान 2 है तो l के दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक तो हो गया 0 और एक मैंने 2 के साथ रख दिया 1। देख पा रहे हो क्या, एक तो हो गया 0 और एक मैंने 2 के साथ रख दिया 1। तो 2 और 0, तो 0 का मतलब s उपकोष, l का मान अगर 1 है मतलब p उपकोष। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं, ये बात आपने यहां देखी है, l का मान 0 s उपकोष, l का मान 1 p उपकोष। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे 2 और इसका कॉम्बिनेशन मिलके हो गया 2s, हम बोलेंगे n प्लस l का मान है 2 प्लस 0, वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही ये 2 है और ये p है तो ये हो जाएगा 2p, n प्लस l का मान 2 प्लस 1 यानी कि 3। राइट, ठीक, आगे बात करते हैं। अगर n का मान 3 हो, अगर n का मान 3 हो तो l का मान क्या क्या हो सकता है, अगर n का मान 3 हो तो l का मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 2, क्योंकि 0 से n माइनस 1 तक हमें जाना होता है, 3 माइनस 1 का मतलब 2 होता है, तो 0 1 और 2 हो सकता है। तो हमें पता है n का मान अगर 3 है तो l का मान 0 है, 0 है, और कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है। तो n का मान 3 हो तो एक कॉम्बिनेशन 1 का भी हो सकता है, n का मान 3 है तो एक केस 2 का भी हो सकता है। यानी कि 0 पे s उपकोष, 1 पे p उपकोष, 2 पे d उपकोष। तो 3 और 0 का कॉम्बिनेशन 3s बनाता है, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन 3p बनाता है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन 3d बनाता है। मेक सेंस, ठीक है। अगर ये चीज है तो हमने बोला 3s, 3 प्लस 0 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 प्लस 1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 3 प्लस 2 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहां तक देखो 1 2 3 4 5, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई क्या, हमने 3 के लिए भी सारे कॉम्बिनेशंस लिख दिए। अगर 3 के भी सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए, थोड़ा आगे चलते हैं, कोश संख्या 4, अगर कोश संख्या 4 है तो l का मान 0 हो सकता है, l का मान अब 1 हो सकता है, l का मान अब 2 हो सकता है, l का मान अब 3 हो सकता है। आई होप यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। n का मान अगर 4 है तो l का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। अगर 4 के साथ 0 है, s उपकोष 1 है, p उपकोष 2 है, d उपकोष 3 है, f उपकोष यानी कि 4 और 0 का कॉम्बिनेशन 4s हो गया, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन 4p हो गया, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन 4d हो गया, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन 4f हो गया। क्लियर है,
पक्का जी? अगर n प्लस एल का मान निकालें तो 4 प्लस 0 का सम 4 हो गया, 4 प्लस 1 का सम 5 हो गया, 4 प्लस 2 का सम 6 हो गया, 4 प्लस 3 का सम 7 हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखना, एकदम जीरो से चल रहा हूं मैं। ये बातें मेरे पोर्शन में नहीं आती, बट मैं समझा रहा हूं ताकि जो मुझे समझाना है वो आसान हो जाए। ठीक है, अगर ये भी ठीक है तो थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं। हमने बोला 5, तो 5 के लिए 0 आ सकता है। हमने बोला 5, तो 5 के लिए 1 आ सकता है। हमने बोला 5, तो 5 के लिए 2 आ सकता है। 0 का मतलब एस उपकोष, 1 का मतलब पी उपकोष, 2 का मतलब डी उपकोष। 5 प्लस 0 यानी कि 5 प्लस 0 यानी कि 5, 5 प्लस 1 यानी कि 6, 5 प्लस 2 यानी कि 7। ये हो जाएगा 5s, ये हो जाएगा 5p, ये हो जाएगा 5d। क्लियर है? 5s, 5p, 5d। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब समझ में आ गया है, अगर ये सब समझ में आ गया है तो भाई ध्यान से समझो क्या होगा। n प्लस एल मेरे पास है, सारों के सभी के n प्लस एल मेरे पास है। अब मैं क्या बोलूं, जैसे जैसे n प्लस एल का मान बढ़ेगा उपकोष की ऊर्जा भी बढ़ेगी। जहां n प्लस एल सेम हो जाएगा, वहां जहां n ज्यादा होगा वहीं ऊर्जा ज्यादा होगी, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला n प्लस एल का मान बढ़ना चाहिए, तो 1 से 2 गए, ऑब्वियसली मान बढ़ा, तो 1s और 2s में एनर्जी ज्यादा 2s की। 2 से 3 गए, ऑब्वियसली मान बढ़ा, तो 2s से 2p में एनर्जी ज्यादा 2p की। ये क्रम बना रहा हूं मैं एक इंपॉर्टेंट। 2p में यहां 3 से 3 गए, n प्लस एल तो सेम आ गया। अगर n प्लस एल सेम आ गया, तो जब n प्लस एल सेम हो जाए तो वहां n को प्रायोरिटी देंगे उस केस में जहां n ज्यादा, वहां बेटा ऊर्जा भी ज्यादा। तो हमने बोला यहां भी 3, यहां भी 3, अगर सेम है तो n की वैल्यू से आंसर आएगा तो 3s हो जाएगा, 2p से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां 3, यहां 4, अगर n प्लस एल देखोगे तो 3 से 4 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ऊर्जा ज्यादा ही होगी। अब आएगी मजे की बात, 4 से 5 गए, 4 से 5 गए, n प्लस एल बढ़ रहा था, तो हमें पता था ऊर्जा उसकी ज्यादा होगी। पर भैया कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब यहां और यहां वैल्यू सेम आ गई, मतलब बीच में जो 5 वाला है ये जबरदस्ती बैठा है, इसके बाद तो 4 को प्रायोरिटी देंगे ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सीक्वेंस चल रहा है, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जैसे जैसे n प्लस एल बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी, और जहां जहां n प्लस एल सेम आएगा वहां n को प्रायोरिटी देंगे, मतलब 3d और 4s की पोजीशन चेंज हो जाएगी। 4 वाले को पीछे आना होगा, 5 वाले को आगे जाना होगा, क्योंकि ये 5 इस 5 के साथ सेम है और ये 4 इस 4 के साथ सेम है। तो यहां पे मैंने खेला पहला ट्विस्ट, और यहां जो पहला ट्विस्ट मैंने खेला है वो ये है, वो ये है कि मैंने क्या किया है ना, मैंने ये किया है, प्लीज ध्यान से देखें, हमने यहां पे ये किया है कि 4s को हम पीछे लाए हैं, 3d को हम आगे ले गए हैं, है ना जी। यहां n प्लस एल आपका 4 आ रहा है, यहां n प्लस एल आपका 5 आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 3p से 4s जाने में अगर n प्लस एल सेम भी है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, n की वैल्यू को देंगे, तो 3 और 4 में ये जीतेगा। और फिर n प्लस एल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली 4s के आगे 3d आएगा, और फिर n प्लस एल सेम है तो फिर से प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, n की वैल्यू को देंगे। फिर आप देखिए इस 5 के साथ ये 5 सेम है, इस 5 के बाद ये 5 भी आ रहा है, इस 6 के आगे इस 6 से कंपैरिजन होगा, इस 7 का उस 7 से कंपैरिजन होगा। समझ रहे हो, ऐसे आगे चलता जाएगा। हमें मेजरली जो हमारे कोर्स में है ना, हमें 4p के बाद में 5s तक आके रुक जाना चाहिए, हमें बस यहां तक काम आता है, आगे के ऑर्डर्स हमारे उतने काम आते नहीं है। इतना आगे तक मुझे जाने की जरूरत है नहीं, मैं 5s तक आके रुक सकता हूं। ठीक है, कि यहां भी n प्लस एल का मान 5 है, तो हमारा क्रम हो जाएगा ये। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ये जो ऑर्डर है समझ में आया क्या? तो बेटा ये है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, कि 1s से 2s जाएंगे ऊर्जा बढ़ेगी, 2s से 2p जाएंगे और ऊर्जा बढ़ेगी, 2p से 3s जाएंगे और ऊर्जा बढ़ेगी, 3s से 3p जाओगे और ऊर्जा बढ़ेगी। 3p के बाद आपको लगा था 3d आएगा, बट नहीं, n प्लस एल के हिसाब से 4s पहले आएगा, फिर 3d आएगा,
फिर 4p आएगा, फिर 4d नहीं आएगा, 5s पहले आएगा। सही है, तो ये सीक्वेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो बोहर-बरी नियम ने हमें एक सीक्वेंस निकाल के दिया और वो सीक्वेंस ये था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, 4s फिर 3d फिर 4p और फिर 5s। ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है ना, ये हमारे पास बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है। ठीक है, और इस क्रम में ही आपको चलना है, इस क्रम में ही आपको चलना है। तो मैंने ऊर्जा का एक क्रम दिया है। मैंने क्यों दिया है ये क्रम? क्योंकि इनमें मैं भरूंगा इलेक्ट्रॉन, इनमें मैं भरूंगा इलेक्ट्रॉन। किस तरह भरूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन, हम एक लाइन बोलते हैं, एक कक्षक में, यहां पे थोड़ा अपना खेत बना ले, है ना, ऊपर वाला खेत खराब नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला खेत खराब नहीं होना चाहिए, तो यहां एक नया खेत बना देते हैं। अगर यहां एक नया खेत बना देते हैं तो अब यहां पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, किसी एक कक्षक में, किसी एक कक्षक में अधिकतम, किसी एक कक्षक में अधिकतम, किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आप एस उपकोष की बात करते हैं तो एस उपकोष में केवल एक कक्षक होता है, एस कक्षक। एस उपकोष में केवल एक कक्षक होता है, एस कक्षक। उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यदि आप पी उपकोष की बात करते हैं तो पी उपकोष में पी कक्षक चलता है, और पी कक्षक कितने होते हैं संख्या में? 3। ध्यान से देखें, पी में कितने कक्षक हैं? 3। अगर 3 पी कक्षक हैं तो यहां पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं डी उपकोष की बात करता हूं तो यहां पे होता है डी कक्षक। डी उपकोष में क्या होते हैं? डी कक्षक। और डी कक्षक कितने होते हैं संख्या में? 5। डी कक्षक कितने होते हैं संख्या में? 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। ठीक है, एस उपकोष में या एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो आपको ये बात समझ आती है कि एस में आप 2 डाल सकते हो, पी में आप 6 डाल सकते हो, डी में आप 10 डाल सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या का काउंट यहां अगर ध्यान रखें कि एस का मतलब 2, पी का मतलब 6, डी का मतलब 10 और एफ का मतलब 14। अगर ये स्थिति हमारे पास में है तो हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं और हर उपकोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं हमें ये पता चल चुका है। अगर हमें ये पता चल चुका है तो जैसे मैं हाइड्रोजन से नहीं शुरू करूंगा, मैं थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लूंगा। जैसे अगर मैंने बोला सोडियम, जैसे अगर मैंने बोला सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। तो बेटा अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, उदासीन परमाणु है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11। अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले 1s उठाओ और s में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? 2। 2 के 2 पूरे भर दो। फिर 2s उठाओ, इसमें भी कितने भर सकते हैं अधिकतम? 2। 2 के 2 पूरे भर दो। फिर 2p उठाओ, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4। 2p में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 6। अगर 6 भर दूंगा तो टोटल काउंट 10 हो गया ना? हां जी, मुझे 11 भरने थे, तो अब एक बचा 3s, उसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास में ये हो गया पूरा का पूरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जल्दी बताएं यहां तक समझ आया क्या? जल्दी बताएं यहां तक समझ आया क्या? क्या किया, कैसे किया, प्लीज समझाएं।
क्या किया, कैसे किया, प्लीज समझाएं। यस, हाँ जी, यस, इसी को कहते हैं ऑफ-बाउ का नियम। इसी इलेक्ट्रॉन को भरने का जो नियम था, इसे हम कहते हैं ऑफ-बाउ नियम। यस, प्लीज समझें ध्यान से, प्लीज समझें ध्यान से, लिख के देखें। क्लियर है क्या? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो मैं चाहता हूं आप लोग टाइटेनियम का विन्यास लिख के देखें। ठीक है, आप लोग Zn का विन्यास लिख के देखें, और आप लोग Cl का विन्यास लिख के देखें, और आप लोग Cl माइनस का विन्यास भी लिख के देखें। कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? जल्दी जल्दी बेटा, नोट्स कैसे बनाने हैं? जो मैं लिख रहा हूं एज इट इज लिखो, जो मैं लिख रहा हूं एज इट इज अपनी कॉपी में छापना, दैट्स इट। जल्दी बताएं भाई। हरगोविंद सिंह, हुंड का नियम यह कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरो, फिर उनका युग्मन शुरू करो। वो आपको परमाणु की संरचना में पढ़ाया होगा, आप ध्यान से देखिएगा, है ना? ऑलरेडी ये रिवीजन है। अनूप निषाद, मैंने मना ही नहीं किया आपको नहीं आता है, मैं तो कह ही रहा हूं कि आज की क्लास में मैंने जो रिवीजन करवाया है, क्योंकि ये चीज कल से मेरे बहुत काम आने वाली है अगली क्लास से। तो आप प्लीज ध्यान से लिखिए विन्यास, जल्दी 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 जल्दी। पुनीत बेटा, अभी हमारी क्लास डेली नहीं होने वाली है ना? अभी हमारी क्लास डेली नहीं होने वाली है। बात यह है कि अभी आपका शायद पुनीत सर वाला पोर्शन भी चल रहा है ना, तो जब उनका पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा फिर मेरी क्लास डेली होगी। अभी हमारी क्लास शायद वीक में 2 दिन होगी, कब होगी वो आपको बता दिया जाएगा, टाइम टेबल आ जाया करेगा। अभी के लिए जो पढ़ाया है उस पर ध्यान दें। यस, लिखेंगे क्या? आइए भाई ट्राई करते हैं, आइए भाई ट्राई करते हैं। टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22 कैसे सॉल्व होगा, देखना ध्यान से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, और 2 20, और 4s के बाद नंबर आता है 3d2। 4s के बाद नंबर आता है 3d का। तो मैंने इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को भर दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके। जिंक अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 30 भरने थे 10 भर दिए, 20 और भरने हैं। 3s2, 3p6, 4s2, 10 ये थे और 10 ये हो गए 20। अब आया 3d। अब 3d की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो 10 के 10 मैंने डाल दिए इसमें। तो 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30, ये हो गए मेरे पास टोटल, ये हो गए मेरे पास टोटल। सही है जी, बहुत बढ़िया है। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3p5, 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 5 17। क्लियर है? ओके। Cl माइनस, बेटा ये एक ऋणायन है, और जब ऋणायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ऋणायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 17 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने होंगे? 18। 17 तो उसमें ऑलरेडी थे, 17 तो उसमें ऑलरेडी थे, आपको कितने भरने हैं अब? 18। अगर 18 भरना है तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। सही है? बच्चे जो अपवाद वाले बोल रहे हैं, क्रोमियम वाला, कॉपर वाला, है ना, वो मैं जान करके नहीं बता रहा, वो अभी मेरा कंसर्न नहीं है। आपको परमाणु की संरचना में पढ़ा दिया जाएगा, गया होगा इनफैक्ट, बट अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर एसी चलवाना, टेम्परेचर 16 या 18 कर दो, टेम्परेचर एसी का 18 कर दो, 16 या 18। ठीक है जी, यहां तक बढ़िया है, क्लियर है? बहुत सही।
अगर यहां तक समझ में आता है तो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नोबल गैस का यूज कैसे करेंगे यहां पे, तो देखना ध्यान से, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी, ध्यान से देखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये हमारे तत्व होते हैं। अगर ये हमारे तत्व होते हैं तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमने बोला हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, क्रिप्टन होता है 36, जीनॉन होता है 54, रेडॉन होता है 86। अगर ये होता है तो हम पता है क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु क्रमांक इसके आसपास है तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन जितने इसके परमाणु क्रमांक से कवर हो पाए हम कवर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोडियम की बात करी तो 11 है, तो 11 के आसपास कौन सा आपका इनर्ट गैस है, या 11 से ये कहो जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है। अगर 11 से जस्ट पहले की बात करें तो नियॉन आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर नियॉन आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन के साथ तो देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के नाम हो गए, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, विन्यास क्या लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। तो किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है तो उस परमाणु क्रमांक से जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है उतना लिख दो और आगे की बात कर लो। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओजी भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लो ओजी 118, ठीक है, उतना आगे हम जाते नहीं है अभी। यहां देखिएगा परमाणु क्रमांक है 22, अब 22 से जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है, 18। 22 से जस्ट पहले कौन सी आ रही है, 18। अगर 18 आ रही है तो बाबा यहां पे क्या करो, 2 2 4 6 10, दोबारा 6 18, 18 को एक साथ कर दो, बचे हुओं को अलग से लिख दो, ठीक है। 18 को एक साथ लिख दो, बचे हुओं को अलग से कर दो। यानी कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एरो मैंने थोड़ा गलत लगा दिया। हम बोलेंगे ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। क्लियर है, आर्गन 4s2 3d2। इनर्ट गैस का मतलब अक्रिय गैस। क्या करता है मैन, इतना तू कौन सा पंडित बनने वाला है क्या भाई जाके कहीं पे जो बिल्कुल संस्कृत हिंदी याद करेगा है, थोड़ा इंग्लिश चलने दो भाई माहौल। हाँ जी, इतना टफ मत बनाओ जिंदगी को। यस, ये हमारी कौन है, ये हमारी अक्रिय गैसें हैं। लो भाई, वैसे ही तुम्हारा मास्टर, मेरे को वैसे ही बिल्कुल हिंदी पढ़ाने की आदत है, तुम उसमें भी थोड़ा बहुत इंग्लिश का तड़का अगर नहीं लगने दोगे तो मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस तरीके से पूरा श्लोक के फॉर्म में पढ़ा दूं क्या। हाँ जी, ऐसे मत करो यार। हाँ जी, ठीक है, ओके। Zn की बात करते हैं, यस Zn की बात करते हैं। अगर Zn की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 30 है। 30 से पहले कोई इनर्ट गैस आ रही है क्या, फिर से आर्गन ही आ रही है। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो आपके इनर्ट गैस में कवर हो जाएंगे, बचे हुए आपको लिखने पड़ेंगे। यानी कि इतनी बात तो आर्गन ने कवर कर दी, तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे आर्गन 4s2 3d10, राइट, आर्गन 4s2 3d10। ओके, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन की बात करें 17 से पहले आ रहा है नियॉन। ठीक है बच्चे, 17 में कहते हैं आर्गन। नहीं बाबा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा थोड़ी लिख दोगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे ना, नियॉन तक लिखोगे, 10 इलेक्ट्रॉन तक करोगे, तो हम बोलेंगे ये हो गया नियॉन, तो ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p5, और इसी तरीके से Cl माइनस क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p6। ध्यान से समझे बात को, नियॉन 3s2 3p5 वो हो जाएगा नियॉन 3s2 3p6। क्लियर है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत सही। यहां तक चीजें क्लियर है। विन्यास लिखना समझ में आया, किसी का भी विन्यास लिख सकते हैं ना अब हम लोग, पक्का। तो भाई चलो, बहुत देर से हमने एक भी पोल नहीं करके देखा है, एक पोल करके देखते हैं। जल्दी से बताएं भाई, इस पोल में पोल खोल दें, कितने बच्चों को अभी तक का लेक्चर पढ़ने में बिल्कुल मजा आ रहा है, कितने बच्चों को सब क्लियर हो रहा है, कितने बच्चों को माहौल में मतलब एकदम जबरदस्त आनंद आ रहा है, कितनों को आनंद की अनुभूति हो रही है, ये प्लीज मुझे पोल के थ्रू बताएं। हाँ, कुछ यहाँ ठठरी के भरे होंगे आई एम श्योर, तो उनको साइड में जाने दें, बचे हुए सब आ जाओ।
यस, जल्दी जल्दी यार, नहीं अभी 15 मिनट तो और चलेगी क्लास, 4:45 तक का टाइम है, उतना तो हमें यूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने क्लास लेट शुरू करी है, 15 मिनट लेट शुरू करी है। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस, हाँ भैया। बताओगे क्या भाई? बताओगे क्या भाई? कैसे करोगे, क्या करोगे, प्लीज बताएं। हाँ जी, जल्दी जल्दी। देखते हैं भैया कितनी जनता को कितना मजा आ रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, समझे जरा बातों को, देखिए ध्यान से। 95.9% कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, परंतु ये जो 4% है, हाँ जी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन है भाई, ऐसा क्या हो गया? हाँ जी, जो भी पढ़ाया सब रिवीजन करवाया, उसमें भी ऐसे कर दिया, काहे? यस, ऐसे मत करिए प्लीज, प्लीज ध्यान से सब लोग क्लास में ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, आप और हम मिलके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। ठीक है, अभी रिश्ता नया नया है, मैं जानता हूं हम आज ही मिले हैं, पहले दिन में प्यार होना उतना आसान नहीं है, बट मैं धीरे धीरे तुम्हें प्यार करवा दूंगा, चिंता मत करो, एक्सपर्ट हूं। सही है? ओके जी। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल एमपी बुंदेलखंड से नहीं हूं, मैं हूं भैया राजस्थान से, आपा बिल्कुल मारवाड़ी, हाँ आपा जयपुर से हुआ, ठीक है, आपा बिल्कुल एकदम मारवाड़ी में थे करके बात करा, पर अभी आपा नोएडा में रहने लग रहे हैं, तो अब हम यूपी वाले भी हो गए हैं, तो हम नोएडा में आ गए हैं, तो हम हिंदी भी बोल लेते हैं, पर यस, ठीक है, क्लियर है, डन है, ओके जी। चलो आगे चले, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपने ये जो विन्यास लिखना सीखा है, आपने ये जो विन्यास लिखना सीखा है, इससे आपने एक बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है ना, इससे आपने एक बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। क्या कर दिया है, सुनना ध्यान से, ये विन्यास हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम तत्वों को 4 खंडों में बांटने वाले हैं, हम तत्वों को 4 खंडों में बांटने वाले हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। हाँ जी, क्या बोला मैंने क्या बोला बेटा, देखो तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक था, कैसे आवश्यक था, सब बात करेंगे अगली क्लास में डिटेल में, बट अभी मैं आपको एक मेन काम की बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास 118 तत्व हैं आज की डेट में, और 118 तत्व को एक तरीके से बांटने की जरूरत थी, और उन 118 तत्वों को एक तरीके से बांटने के लिए हमने उन्हें 4 खंडों में बांट दिया। जो 118 तत्व हमारे पास थे, उन्हें तरीके से बांटने की जरूरत थी, तो हमने उन्हें 4 खंड में बांट दिया। हमने इन 118 तत्वों को 4 खंड में बांट दिया। कैसे बांट दिया, ध्यान से देखिए। अब इससे पहले भैया सब अपनी गाड़ी की पूरी नंबर प्लेट ही यहां पे छाप दें, हम चैट को ऑफ कर देते हैं, राइट। चलिए, 118 तत्वों को पढ़ना एक साथ थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने उसे 4 खंड में बांट दिया। 4 खंड में कैसे बांट दिया, ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। हम बोलते हैं एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। अगर हम इन्हें इन 4 खंडों में बांट देते हैं, तो बेटा जी तत्वों को इन 4 खंडों में बांटने का क्या तुक है? हम बोलेंगे ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आखिरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां देखोगे आखिरी कोश तीसरा है, तो यह है संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन। 3rd नंबर है आपका संयोजी कोश, यहां पे 4था कोश आपका संयोजी कोश, यहां पे तीसरा कोश आपका संयोजी कोश। कोई बोले तीसरे कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, एस उपकोश में और पी उपकोश में मिला के, है ना। ऐसे यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोश में, तीसरा कोश है संयोजी वाला। उपकोश बात अलग है, कोश की बात हो रही है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, एस खंड के तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में जाता है, उन्हें एस खंड के तत्व कहा जाता है।
ऐसे तत्व जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है उन्हें पी खंड का तत्व कहा जाता है। इसी तरह डी खंड और एफ खंड भी होता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे तत्व, मतलब हम इतनी डेफिनेशन ना लिख के हम ये लिख दें, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन भाया एस उपकोष में जाता है, यहां आखिरी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, यहां आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका डी उपकोष में जाता है, और यहां आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका एफ उपकोष में जाता है। क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पास एस पी डी एफ की बात हो गई। अगर ये हमारे पास एस पी डी एफ 4 खंडों की बात हो गई जिनके इलेक्ट्रॉन किस किस उपकोष में जाते हैं, आपको ये बात अच्छे से पता है, तो बेटा जी हम बोलते हैं पूरी आवर्त सारणी अगर आप देखेंगे, पूरी आवर्त सारणी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर है ना, ये यहां तक कैसे आए मैं सब समझाऊंगा। हम ये बोलते हैं पूरी आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। ध्यान से समझिएगा, वर्ग को कुछ लोग समूह भी बोलते हैं और समूह को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप्स, और आवर्त को कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में पीरियड्स। ठीक है, वर्ग को लोग बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को लोग बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है जी, वर्ग को लोग बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को लोग बोलते हैं पीरियड। पूरी आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग हैं और 7 आपके आवर्त हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? अगर 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं, तो बेटा जी इन वर्गों को मैंने बांटा है, इन 18 वर्गों को मैंने बांटा है। किस तरह बांटा है, कहां बांटा है, ध्यान से समझिएगा। 18 वर्गों को मैंने किस तरह बांटा है, कहां बांटा है, ध्यान से समझिएगा। हम बोलते हैं वर्ग 1 और 2। वर्ग 1 और 2 ये क्या होते हैं? एस खंड के वर्ग होते हैं। वर्ग 1 और 2 क्या होते हैं? एस खंड वाले होते हैं। ठीक है, वर्ग नंबर 3 से 12, वर्ग नंबर 3 से 12 ये आपके पास में क्या होते हैं? डी खंड वाले होते हैं। ठीक है, वर्ग नंबर 13 से 18 ये आपके पास में क्या होते हैं? पी खंड वाले होते हैं। और बेटा एफ खंड जो है ना, एफ खंड एस पी डी एफ होता है, एफ खंड जो है वो आपका अलग होता है। वर्ग नंबर 3 के ही कुछ तत्व 2 तरीकों से बढ़ जाते हैं। एक को कहा जाता है लेंथेनाइड्स, एक को कहा जाता है एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये आपके होते हैं एफ खंड के तत्व। ठीक है, ये आपके कौन होते हैं? एफ खंड के तत्व। तो ये आपका एस है, ये आपका पी है, ये आपका डी है और ये आपका एफ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? प्लीज समझो बात को ध्यान से। मैंने बोला दिखा भी देता हूं मैं ये चीज आपको, दिखा भी देता हूं ये चीज मैं आपको। देखिएगा, पूरी आवर्त सारणी में 18 तो आपके वर्ग होते हैं। आपको काउंटिंग दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे करते करते 18 तक। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी में 7 आपके आवर्त होते हैं। ठीक है, आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 2, आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 4, इस तरीके से। अब इसमें ना पहले 2 वर्ग जो हैं 1 और 2 इन्हें कहा जाता है एस खंड। पहले जो 2 वर्ग होते हैं, वर्ग नंबर 1 और 2, उन्हें क्या कहा जाता है? एस खंड। अगर मैं बात करता हूं वर्ग नंबर 13 से 18 तक, इन्हें कहा जाता है पी खंड। अगर मैं बात करता हूं वर्ग नंबर 3 से 12 तक, इन्हें कहा जाता है डी खंड। और अगर मैं बात करता हूं लास्ट में, अगर मैं बात करता हूं लास्ट में ये 2, इन्हें कहा जाता है, ऊपर वाले को लेंथेनॉइड, नीचे वाले को एक्टिनॉइड, इन्हें कहा जाता है एफ खंड। ठीक है जी, एस पी
डी एफ, SPDF, 4 मेरे पास में खंड है। आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना? 4 मेरे पास में खंड है, SPDF। क्लियर है? 4 खंडों में आपने पूरी आवर्त सारणी को बांटा है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो S और P को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास में आवर्त सारणी का पूरा विभाजन है, जो हमने हमारी सहूलियत के लिए, हमारी आसानी के लिए बनाया है। पर बात यह है कि यहां तक हम ऐसे डायरेक्ट नहीं पहुंचे थे। यहां तक मैं चैट ऑन कर देता हूं, लास्ट का कुछ टाइम बचा है ताकि आपकी कुछ भी कंसर्न्स हो तो हम डिस्कस कर लें। यहां तक मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचा हूं। इस सब के पीछे एक हिस्ट्री है कि भाई ये 118 तत्वों को ऐसे सारणी बना के समझाया जाए, ये बात किसके दिमाग में आई और कैसे आई? क्या यहीं से बातचीत शुरू हुई थी क्या? नहीं भाई, शुरुआत में जब बहुत पहले किसी के दिमाग में तत्वों का वर्गीकरण करने का दिमाग आया था, है ना, जब किसी के दिमाग में तत्वों का वर्गीकरण करने की बात आई थी, उस टाइम पर ना आवर्त सारणी जैसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि तत्व ही 7-8 थे। धीरे धीरे तत्व आपके खोजबीन में आते गए, नए नए आते गए। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले तत्वों का विभाजन करने के लिए। जैसे सबसे पहले डोबरनियर नाम का कोई बंदा आया, डोबरनियर के बाद में न्यूलैंड नाम का कोई बंदा आया, न्यूलैंड के बाद में मोजले नाम का कोई बंदा आया, मोजले नाम का बंदा नहीं आया, लोथरमेयर आए, लोथरमेयर के बाद में मेंडलीव आया, मेंडलीव के बाद में जाने के बाद, जब मेंडलीव आया था तो फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर मेंडलीव के जाने के बाद एक बंदा आया जिसका नाम था मोजले, और उस मोजले ने कह दिया भाई मौज ले, और उसने ऐसी मौज करवाई कि पूरी की पूरी सारणी ही बन गई। पूरी ट्रिक याद करवाएंगे, सब समझाएंगे, बिल्कुल साथ साथ है, आप चिंता मत करिए। क्या पढ़ना है, कितना अपवाद पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, सबके लिए हम हैं, आप चिंता मत करो। जो हम बताएंगे आप बस उसे पढ़ते जाइएगा। ठीक है जी, ओके। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपने बीटेक किया है, तो हाँ जी बेटा मैंने बीटेक किया है यार, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करी है ना। देहरादून में एक कॉलेज है UPES, पेट्रोलियम का बड़ा फेमस कॉलेज था पहले, वहां से हमने बीटेक करी है। उसके बाद हमने यहाँ पे पहले VMC में पढ़ाया था, विद्या मंदिर क्लासेस, आप लोगों ने नाम सुना हो। फिर हम लोगों ने जयपुर में कुछ टाइम काम किया, फिर बायजूस में काम किया, थोड़ा बहुत अनअकैडमी में काम किया। अभी हम पिछले कुछ समय से फिजिक्स वाला में हैं, और बड़े अच्छे से धतूरा गैंग बना के, धतूरा गैंग के लीडर बन के इस चीज को लीड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके, बढ़िया है। तो यार इंजीनियर, बिल्कुल भाई इंजीनियर है रिजवान जी, जब तो इतनी बातें करना आ जाता है। इंजीनियर्स क्या होते हैं, पहले इतनी पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे अब तुम्हें मैं पढ़ने का बोल रहा हूं, कॉलेज जाके बिल्कुल वेले रहते हैं, और जब वो कॉलेज जाके वेले रहते हैं तो बस फिर मजे ही मजे हैं, फिर बातें करनी सीखते हैं, है ना। और क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कॉलेज में क्या क्या होता था, सब सिखाऊंगा, सब बातें करेंगे बीच बीच में हमारी कक्षाओं के बीच के अंदर। ठीक है, ओके जी। ये सारणी मत लिखने लग जाना भाई, ये तुम्हें नोट्स मिलेंगे उसमें याद कर लेना। ठीक है जी। तो आई होप आज की क्लास सबको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी, है ना। होमवर्क मेरा यही रहेगा कि यार चीजों को बढ़िया तरीके से रिवाइज करें। होमवर्क मेरा यही रहेगा कि चीजों को बढ़िया तरीके से रिवाइज करें, जो भी आपको बताई गई है बस उतना अच्छे से कर ले, उतना बहुत है। अगर उतना आप अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि भाई सब कुछ बेटर है, सब कुछ ढंग से हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी आज पहला लेक्चर था, धीरे धीरे लेक्चर और आगे बढ़ेंगे। मैंने पेट्रोलियम क्यों ली थी इसका रीजन भी आगे सिखाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो जी, थैंक यू सो मच, राम राम, टेक केयर, बाय बाय।